ये कहानी है बलिरामपुर की, जहाँ पूरे गांव में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी, बबलू गुप्ता की। ओ भैया बबलू, हमको ना चावल दे दो, 20 रुपया किलो वाला। क्या दीदी, 20 रुपया किलो वाले चावल भी कोई चावल है क्या? थोड़ा अच्छा खाओ। ये देखो 25 रुपया किलो वाले चावल कितने अच्छे हैं। नहीं नहीं भैया, अब तो मंदी चल रही है, अगर इतने पैसे चावल में लुटाऊंगी तो घर कैसे चलाऊंगी? तुम 20 रुपए किलो वाला ही चावल दे दो। ठीक है दीदी। बबलू ने उस औरत को 20 रुपए किलो वाले चावल दे दिए। फिर कुछ दिन बाद बबलू एक होलसेलर की दुकान में गया। भैया जी, थोड़ा दाम घटा दीजिए, ग्राहक महंगे चावल तो खरीद ही नहीं रहे हैं। अब अच्छी चीज महंगी तो होती है ना। तू एक काम कर, महंगा चावल रख ही मत दुकान में, जो तेरी दुकान में बिके वही चावल रख। आपकी बात भी सही है, आप मुझे 15 रुपए वाले चावल की 2 गोनी दे दीजिए। वो होलसेलर अपने काम में लग गया। तभी उस होलसेलर के यहाँ काम करने वाला एक आदमी बबलू के पास आया। भैया, आपको सस्ता माल चाहिए ना? हाँ, तो आप एक काम करो, पीछे 2 गली छोड़कर एक बड़ा सा गोदाम है, वहाँ चले जाओ। वहाँ आपको 10 रुपए में चावल मिलेगा। 10 रुपए में? हाँ। भैया जी, आप गोनी मत निकालो, मैं अभी वापस आता हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ चला तू? अरे चला गया ये भी। पर तब तक बबलू निकल चुका था। बबलू उस आदमी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ा और उसे एक बड़ा सा गोदाम मिल गया, जिसके बाहर एक आदमी बैठा था। लगता है यही वो गोदाम है। क्या चाहिए भाई? चावल चाहिए। कितने वाले हैं? 8 रुपए वाले हैं, 10 वाले हैं और 12 रुपए वाले भी हैं। वाह वाह, आप मुझे 8 और 10 रुपए वाले चावल 2-2 गोनी दे दो। ठीक है। उस आदमी ने बबलू को चावल की गुनिया दे दी। बबलू चावल की गुनिया लेकर दुकान पर आया और उसने नई गुनिया लगा दी। चावल 15 रुपए किलो और 17 रुपए किलो। 15 और 17 रुपए का दाम देखकर एक औरत वहाँ आई। बबलू भैया, आज चावल इतने सस्ते कैसे? बस ग्राहकों की मांग थी, इसलिए मैं ढूंढ कर ले आया। देखिए कितने बढ़िया चावल हैं और दाम तो उससे भी बढ़िया। हाँ हाँ, आप मुझे ये 15 वाले 10 किलो चावल दे दीजिए। ठीक है। बबलू ने 10 किलो चावल बांधे और उस औरत को दे दिए। फिर क्या था, सस्ते चावल की बात पूरे गांव भर में फैल गई और लोगों ने बबलू की दुकान पर कतार लगाना शुरू कर दिया। भैया, मुझे 10 किलो। मुझे 15 किलो। शाम तक बबलू का सारा चावल खत्म हो गया था। ये हुई ना बात, एक ही दिन में इतना मुनाफा। कल जाकर और चावल खरीद लाता हूँ। अगले दिन भी बबलू ने चावल की गुनिया खरीदी, फिर दुकान पर ले जाकर बेचने लगा। आज थोड़ी भीड़ कम थी, पर बबलू का व्यापार अच्छा चल रहा था। बबलू खुश था। इस बात को 2 हफ्ते हो गए और अचानक गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। हाय, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मेरा भी पेट दुख रहा है। गांव के सरकारी अस्पताल में मरीजों की लाइन लग गई। सब के सब पेट दर्द से पीड़ित थे। आखिर ऐसा क्या खाया इन गांव वालों ने जो सब बीमार हो गए? नर्स, तुम फूड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। फूड डिपार्टमेंट के अफसर डॉक्टर से मिले। क्या खाया इन्होंने? समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है इन्होंने मिलावटी चावल खाए हैं, वही प्लास्टिक वाले। प्लास्टिक वाले चावल? जी हाँ। क्योंकि गांव में एक ही किराने की दुकान थी, तो अफसर सीधे वहीं पहुंच गए। उन्होंने चावल के सैंपल उठाए। वहीं खड़े खड़े चावल के सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाला और केमिकल का कलर लाल हो गया। प्लास्टिक वाले चावल बेचता है, पकड़ो इसे।
साहब, मुझे ये सब नहीं पता साहब। कहाँ से खरीदे तूने ये चावल? मैं बताता हूँ। बबलू ऑफिसर्स को उस गोदाम में ले गया। पुलिस वालों ने हर उस इंसान को पकड़ा जो उस गोदाम में काम करता था और बबलू को भी हिरासत में ले लिया। इस तरह एक प्लास्टिक चावल बेचने वाला गैंग का पर्दाफाश हो गया, लेकिन गांव वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नंदीपुर में एक ही किराने की दुकान थी जिसकी मालकिन थी नंदा। अरे रे नंदा, वो सिर्फ एक मुट्ठी धान है, अब क्या उसे भी कम करोगी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं? ऐसे अगर दिन भर में सभी को एक एक मुट्ठी धान ज्यादा देती रही तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। पूरे नंदीपुर में नंदा की कंजूसी की चर्चा हुआ करती थी। नंदा का अपने पति धानीराम पर भी दबदबा था और उनके बेटे दीपक की भी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। पापा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई साइकिल लाएंगे। आप इस बार जरूर लाओगे ना? कोई जरूरत नहीं है नई साइकिल की। लेकिन आपने कहा था। बच्चे का बड़ा मन है तो ले आते हैं ना। नई साइकिल विकल्प बस पैसों की बर्बादी है और अभी 4 साल पहले ही तो इसे साइकिल दी थी। लेकिन माँ, 4 साल पहले मैं इतना सा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं वो साइकिल नहीं चला सकता। हा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले कि तुम बड़े हो गए हो, जैसे मैं तो कभी बच्ची थी ही नहीं। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, बस। बेचारा दीपक अपने पापा की ओर देखता रहा, लेकिन मजाल हो उनकी कि वो नंदा के सामने अपनी बात मनवा सके। और फिर रूठ कर दीपक घर के बाहर चला गया। उदास दीपक एक पेड़ के नीचे बैठा था जब उसके 2 दोस्त नकुल और सोहम वहाँ आए। क्या हुआ? क्या मम्मी पापा ने पिटाई की? नहीं। फिर क्या हुआ जो यहाँ मुँह लटका के बैठे हो? और क्या होगा? इस बार भी माँ ने नई साइकिल लाने से मना कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ, वो इतनी कंजूस क्यों है? पता नहीं। हमारी गांव में इतनी बड़ी दुकान है और एक मैं हूँ जिसे रोज एक चॉकलेट खाना भी नसीब नहीं होता। तो क्या बिना बताए खा लो? नहीं, अगर माँ को पता चला तो बहुत अच्छे से पिटाई होगी। ना रे बाबा ना, मुझे मार नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम मेरी टॉफी खा लो। मैं पापा को बोल के और मंगवा लूंगा। दीपक ने अपने दोस्त की टॉफी खा ली और वो घर की ओर लौट आया। घर लौटकर वो अपने पापा के पास बैठकर उन्हें साइकिल के लिए मनाने लगा। क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, आओ, खाना लग गया है। नंदा ने तीनों के लिए खाना परोसा और तीनों की प्लेटों में उसने गिनकर 2-2 रोटियां ही डाली। तीनों ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद, नंदा, थोड़ा घी दे दो। घी तो भर भर के डाला है मैंने रोटियों में। थोड़ा और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना घी कितना महंगा है? बेचारा धनीराम ये सुन चुपचाप अपना खाना खा लेता है। वैसे तो नंदा कंजूस थी, लेकिन वो रोज सवेरे भगवान जी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाया करती थी। इस बार भगवान जी ने नंदा की सुन ली और वो खुद प्रकट हो गए। अरे बाप रे! भगवान जी, जय हो! भगवान जी की जय हो! नंदा भगवान जी के चरणों में गिर गई। उठो नंदा, पुत्री, तुम रोज मुझे शुद्ध देसी घी का दिया करती हो। ये तुम्हारी उदारता है। इस उदारता से खुश होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें एक जादुई संदूक दूंगा जिसमें इतना सोना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने आया और तुमने अपनी कंजूसी के कारण उसे मना किया तो जादुई संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, इतना सारा सोना होगा तो कौन पैसे देने के लिए सोचेगा। भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने नंदा को वो जादुई संदूक दे दिया। जैसे ही नंदा ने वो जादुई संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर नंदा ने उस जादुई संदूक को अपनी अलमारी में रख दिया और रोज की तरह वो अपने बेटे और पति के लिए खाना बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। सुबह से दोपहर हो गई और धनीराम दीपक को स्कूल से लेकर लौटा। धनीराम नंदा के पास गया। नंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीपक का जन्मदिन नजदीक है और इस बार तो हमें उसे एक साइकिल दिला ही देनी चाहिए। और हमेशा की तरह नई साइकिल का नाम सुन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते ही नंदा रुक गई। उसे जादुई संदूक की याद आई और वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ी। वो संदूक गायब हो चुका था। हाय रे मेरा जादुई संदूक! सवेरे तो भगवान जी ने मुझे दिया था और दोपहर तक गायब भी हो गया। फिर नंदा ने धनीराम और दीपक को सुबह की घटना बताई और वो जोर जोर से रोने लगी। नंदा ने अपना अच्छा खासा धन खो दिया और वो भी सिर्फ अपनी कंजूसी की आदत की वजह से। इसीलिए कहते हैं, समय रहते आदतें बदल लेनी चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ हैं। मीठे पानी की मछलियाँ हैं क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो
अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ, आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा।